क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में मैं माया लाहाने आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है बागवानी। दिल्ली में बागवानी को बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग क्या क्या योजनाएं लेकर आया है, आज का हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले बागवानी योजनाओं पर डालते हैं एक नज़र। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए केंद्र मिशन के रूप में काम कर रहा है। देश भर के चयनित जिलों में राज्य बागवानी मिशन में अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य भारत की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई जल उपलब्धता को देखते हुए सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना लागू की गई है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में उन्नत और संकर सब्जी फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना में बीज वाली फसलों हेतु इकाई लागत का 50% अनुदान देय है। अधिकतम अनुदान 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कंद वाली सब्जी फसल के लिए अधिकतम अनुदान राशि 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में एक किसान 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि पर लाभ पा सकता है। बड़े शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार परियोजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। संकर सब्जी उत्पादन हेतु एकीकृत कृषि विकास मिशन के अनुसार प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि 50,000 रुपए हो सकती है। सब्जी क्षेत्र विस्तार परियोजना अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि 50% अर्थात 25,000 रुपए देय है। चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चौपाल चर्चा शुरू करें उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं आज के हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान से डॉक्टर पीके गुप्ता, बागवानी विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश कुमार। चलिए चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। ग्रामीणों के भी कुछ प्रश्न रहेंगे। हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि बागवानी योजनाएं क्या क्या हैं और किस तरह से उन पर फोकस कर रहे हैं, सरकार किस तरह से उन्हें बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी परियोजनाएं काफ़ी दिनों से चला रही है।
भारत सरकार के कृषि व कल्याण मंत्रालय में एक सेक्शन है उद्यानिकी में एक परियोजना है जो MIDH मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। पहले ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के नाम से था। ये मिशन पूरे भारत में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे फूल का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, चाहे फल का उत्पादन हो, चाहे एक्जोटिक वेजिटेबल्स हो, उसको उत्पादन देने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं रखी हैं। उनके लिए किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से उनको पैसा देती है, उनको तकनीक बनाती है। इवन इस परियोजना में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से और भी जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनके माध्यम से किसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जिसको बोलते हैं भ्रमण करवाने की परियोजनाएं हैं। स्किल के तहत एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के तहत उसमें ट्रेनिंग भी देना है और इसके माध्यम से उनको कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना है या नर्सरी लगाना है, उनको प्लांटिंग मटेरियल देना है, सीड देना है। इसके अलावा उनकी अगर पानी की कमी है तो वाटर पॉन्ड भी बनाने के लिए भारत सरकार की बागवानी मिशन के ये तहत है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और आम जन तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख भूमिका है बागवानी की योजनाओं को। एकीकृत बागवानी जो हमारा विकास अभियान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, तो एक बहुत बड़ा माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र। साथ ही साथ जिला में जो जिला उद्यान अधिकारी है उसके माध्यम से किसान जितनी भी योजनाएं हैं MIDH की, वो योजना जैसे हमारे सब्जी फल और अन्य जो हमारे बागवानी के कंपोनेंट्स है उनका हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जो भी हम संरक्षित खेती की बात करते हैं कि जैसे किसानों को अच्छी आमदनी के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ सीजन में हम सब्जियों का कैसे उत्पादन कर सकते हैं और उससे अधिक कैसे मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा जो नए बागों की स्थापना करके हम कैश क्रॉप के रूप में जो अन्य फसलें हैं जैसे अनाज वाली फसलों की अपेक्षा हम कृषि में विविधीकरण के माध्यम से कैसे हम अधिक उन्नति से अच्छा विकास करके और अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि सबको विदित है कि हमारा दिन पर दिन जल का भी कमी होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो ये योजनाएं हैं इसके अंतर्गत एक बहुत प्रमुख योजना है जो कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति योजना, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल करके हम कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसका भी हम इसमें इन योजनाओं को किसानों तक बताने का कार्य करते हैं और जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से किसान इसका फ़ायदा भी लेते हैं। विशेष तौर पे आपका कहना है कि भूमिहीन किसान भी बागवानी फसलों से, नगदी फसलों से अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी आय नहीं तो कम से कम पोषण तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। जो भी लेडीज़ हैं उनको न्यूट्रिशनल की काफ़ी कमी है, तो इस तरह का किचन गार्डन किट को डेवलप किया जाए जिसको बोलते हैं पोषण गार्डन। वो अपने घर पे जो जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होता है अपने घर पे उगा सके और अपना पालन कर सके और फ्रेश वेजिटेबल कर सके, एक चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा, न्यूट्रिशनल हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी की कमी है। क्यों कमी है? जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं हम फूड से लेते हैं, अलग से लेते नहीं है। अगर हम मिट्टी में पोषक तत्व नहीं डालेंगे तो वो मिट्टी से पौधों में नहीं आएगा, पौधों से हमारे बॉडी में नहीं आएगा। तो इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत से वैज्ञानिक हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन किस एज में चाहिए, उनको कब देना है, कितना देना, और उसके लिए फोर्टिफाइड वेराइटीज़ भी उगाया जाए। ये भी बात आ रही है कि उसमें अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता। आपने सुना होगा काला धान, काला गेहूँ सुना होगा आपने, क्यों? उसमें न्यूट्रिशन की काफ़ी आवश्यकता है। मैं प्याज और लहसुन की खेती करता हूँ, मुझे उसका उत्पादन बढ़ाना है। क्या भारत सरकार की कोई परियोजना है कि स्टोरेज करने के लिए? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान क्या करे और उसको स्टोरेज करने की, यदि उसके पास अधिक उत्पादन है तो उसके स्टोरेज के लिए क्या क्या योजना है? उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सबसे तो अनुमोदित प्रजातियों का चयन करना चाहिए, और जो लहसुन प्याज की आपने बात किया उसको बहुत तकनीकी से क्या करना चाहिए, और अनुमोदित प्रजातियों का प्रयोग करेंगे आप, उगाएं तो उससे निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए टेक्निक है, NHRD अपने निकाला हुआ है, NHRD अपना नासिक ने IRI भी निकाला हुआ है, DOJ, उस टेक्निकों का प्रयोग करें। और जब भी बीज खरीदें विश्वसनीय दुकानों से खरीदें, उनका सर्टिफिकेट, उनका बिल लें ताकि पता चलेगा कि आप अच्छी से क्वालिटी का बीज लिए हैं।
और ऑल ओवर इंडिया में NHRDF की काफ़ी टीम है, ऑफिसर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। दिल्ली में भी उनके ऑफिसर्स हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अब बात रही भंडारण के लिए, आपको पता है कि जो प्याज का उत्पादन होता है उसका 10 लाख मीट्रिक टन पूरे भारत को चाहिए। 10 लाख मीट्रिक टन के लिए हमें भंडारण की भी क्षमता बढ़ाना चाहिए। तो इस समय पूरे भारत में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन का भंडारण होता है, बाकी का नहीं हो पाता है। तो जो रबी की वैरायटी है जिसको हम नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं अप्रैल और मई में, उसको हम भंडारित करते हैं। यस, भंडारित करने के लिए भारत सरकार भंडारण करने के लिए उनके पास जो NHRDF का अनुमोदित भंडारण स्ट्रक्चर है 25 मीट्रिक टन का 5 मीट्रिक टन का, उसके अंतर्गत भारत सरकार की परियोजनाएँ हैं। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से वो परियोजनाएँ सभी को दी जाती है। बागवानी में अनुदान की बात को लेकर वापस लौटेंगे। अभी समय हुआ एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। देखते रहे चौपाल चर्चा। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। चौपाल चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। जैसे आपको फलों का उद्यान लगाना है तो फलों का उद्यान लगाने के लिए 1 हेक्टेयर एरिया पे, 2 हेक्टेयर एरिया पे आपको अनुमान देता है। जैसे भारत सरकार का एक विंग है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उसको बोलते हैं, वह भी नर्सरी लगाने के लिए, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए, पौध लगाने के लिए मिनिमम 4 हेक्टेयर पे, इवन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी उनकी परियोजनाएं हैं, वो इस पे देते हैं करके। और ये जो भी परियोजनाएं हैं कि जो नियरेस्ट जिला उद्यान अधिकारी है उनके माध्यम से उनके पास जाता है, उनके पास सर्वे करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, उनसे कुछ पेपर लेते हैं। इवन जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है किसानों को लोन भी दिलवाने का प्रयास करता है, उसका अलग कंडीशन से डिपेंड करता है कि किसान को एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या कंपोनेंट है। बागवानी में पॉली हाउस लगाने के लिए भारत सरकार की कोई योजना है? कितना अनुदान मिलता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? भारत सरकार की MIDH योजना के अंतर्गत जो किसान भाई पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, शेड नेट, क्योंकि पॉली हाउस के अलावा जितनी भी हम उसको संरक्षित खेती बोलते हैं, इसमें पॉली हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट हाउस है, लो टनल और रो टनल्स हैं। इन सारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इस पे सरकार की अलग अलग साइज के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 4000 स्क्वायर मीटर के लिए सरकार की जो स्कीम है वो अनुदान जो है 50% तक है। और इसके लिए एक क्रेडिट लिंक भी है जो कि आप बैंक के माध्यम से आपको जो सब्सिडी है बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी। तो सरकार की पॉली हाउस के अंतर्गत उसमें 2 तरह की है। एक तो कंट्रोल जो कि हमारा जिसमें पैड्स लगे होते हैं उसको हम अपने इच्छानुसार उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस जिसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी जो सरकार की सब्सिडी है वो 50% तक है। और इसके लिए आपको क्योंकि ये स्कीम्स जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इसमें जो 85% है भारत सरकार का योगदान होता है और 15% जो है आपका राज्य सरकार का योगदान होता है। और आपको पॉली हाउस के लिए संरक्षित स्ट्रक्चर्स के लिए आपने अपने ज़िला के जो उद्यान अधिकारी है आप वहाँ से संपर्क कीजिए और उसमें उनको जो भी जिस साइज़ का आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए उस सब स्ट्रक्चर्स का साइज़ के अनुसार से अलग अलग उसके जो अनुमानित राशि है और उस पर जो सब्सिडी है वो सबकी अलग अलग है। स्प्रिंकलर या जल बचाव की जो तकनीकी है उसके लिए भी अनुदान राशि देती है। हमारा दिन पर दिन जो है ग्राउंड लेवल का स्तर जो है जो भूजल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है और पानी की कमी होती जा रही है। तो इसके ध्यान में रखते हुए आपने सरकार ने एक नया मंत्रालय भी जल मंत्रालय का भी अभी स्थापना किया हुआ है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें हमारे सरकार के द्वारा जैसे कि एक तो सबसे पहले कि जो हमारा बारिश होता है या जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है वाटर है
उसको हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए किसानों के यहाँ बहुत जगह पे 100% तक भी सब्सिडी योजना है और ये सरकार द्वारा हर पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ये योजना चलाई जा रही है। और जिन भी किसान भाई को इस तरह की योजना का फ़ायदा उठाना है वो अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में समय हुआ एक अंतराल का, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जारी है चौपाल चर्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। चौपाल चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसानों को किस तरह का प्रशिक्षण और बीज सुविधाएं सरकार दे रही है। भारत सरकार के जो परियोजना है बीज पर भी देने के लिए, जैसे आपको बता दूं NHRDF जो है, स्पेशली नोन फॉर द ओनियन एंड गार्लिक, भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत लगभग 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बीज उत्पादन के लिए किसानों को दिया जाता है। इसके अलावा अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है किसी किसान को करना है, एजेंसी को करना है, तो उसके लिए 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के तरफ से सहयोग राशि मिलता है। वह सहयोग राशि से हाइब्रिड प्रोडक्शन में काफ़ी खर्च होता है, लागत आता है, तो उसके लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। मैं खेती साग सब्जी इनके करना चाहता हूँ जी, और इसका कोई उचित बीज का और इनका कहाँ प्रशिक्षण हो उसके बारे में बता रहे हैं। किसान भाई को ये ज़रूरी है आज के डेट में कि हम खेती को व्यवसाय के तरीके से और उसके रूप में करें तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिससे जैसे हमने अभी चर्चा की कि बेमौसम सब्जियों की खेती, अगर हम बेमौसम सब्जियों में खेती करते हैं, क्या होता था आमतौर पर किसान जो है खेती, जैसे घिया की हम बात करते हैं तो गर्मी की अगर होती है तो वो एक साथ सारे किसान करते हैं और उनका उत्पाद भी बाज़ार में एक साथ ही आता है, तो उनको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। तो हमें किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे प्रजाति का चुनाव करें जो कि ऑफ सीजन में भी, बेमौसम में भी है और बाज़ार में उस टाइम कमी हो, तो उस स्थिति में हम उससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम अभी चर्चा किए कि जैसे पॉली हाउस है, शेडनेट हाउस है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे धनिया की बात करते हैं, जो सर्दियों में धनिया की मूल्य बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन वही धनिया को अगर किसान भाई शेडनेट के अंदर गर्मी के मौसम में करते हैं तो 250 से 300 रुपये किलो तक बिकती है। तो इस तरह की तकनीकों का किसानों को अनुपालन करना होगा, जिससे कि हम उससे अधिक मुनाफा कमा सकता है। साथ ही साथ इसके लिए किसान भाई को ये ज़रूरी है कि तकनीकी जानकारी का होना भी एक बहुत अहम मुद्दा है। तो इसके लिए जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं, हर ज़िले में स्थित है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, तो आपके ज़िले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र पास में है वहाँ आप जाके और जिस विषय पे आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वहाँ से संपर्क करके आप प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें। हम यदि उचित और संकर किस्मों का बीज लेंगे और वैज्ञानिकों से बातचीत करके एक उचित किस्म का जो पैदा किया गया बीज है, तो वो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की स्थिति में खेती बहुत महंगी हो चुकी है और उसका रिटर्न उस अनुपात में नहीं होता। तो किसान भाई को एक तो सबसे पहले है कि जैसा हमने चर्चा किया कि प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, उसको जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसका जो सबसे खर्चा जो होता है, खर्चा लागत का अनुपात जो होता है अब बहुत कम हो गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है किसान भाई को कि हमारा जो लागत है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उसका हम कम से कम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई को खेती में विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम देखते थे कि किसान भाई अंधाधुंध आज के समय में जो रसायनों का, जो फर्टिलाइज़र का है या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका जानकारी का अभाव होता है। अगर किसान प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनको जानकारी हो जाती है कि हमें कौन से समय पे कौन से खाद देने हैं
और हमें कम से कम खाद में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लेना है। साथ ही साथ अगर कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है तो अगर हम शुरुआती दौर में ही प्रशिक्षण के माध्यम से हमें ये जानकारी हो जाए कि शुरुआती दौर में ही हम मॉनिटरिंग के माध्यम से कि हमें कीट आ गया, हम उसको कैसे कम से कम दवाओं में या हम बायोलॉजिकल तरीके से भी, या हम उसको 1-2 कीट है उसको पकड़ के हम उसको नष्ट कर दें कि इसकी आगे बढ़वार ना हो सके। ऐसी चीज़ों की अगर उनको प्रशिक्षण मिल जाती है तो किसान निश्चित तौर पर एक तो अपनी लागत को कम कर सकते हैं, जिससे कि उनको मुनाफा अधिक हो सकता है। किसान हैं संरक्षित खेती की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण है कि वो उनके पास उतनी धनराशि नहीं है कि वो उस योजना का फ़ायदा प्रॉपर उठा पाएँ। उसमें लो टनल बनाकर भी किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत छोटी जगह पर लो टनल बनाने के लिए उन्हें कम से कम खर्चे में MIDH के अंदर अगर आप देखेंगे तो MIDH में छोटे छोटे 500 गज के 200 गज के ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जो कि GI पाइप के भी है, प्लास्टिक पाइप के भी है, साथ ही साथ उसमें बांस के भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसका बहुत कम लागत है। तो उस छोटे से स्ट्रक्चर्स में भी हम बेमौसम सब्जियों में खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाई को जैसे बेमौसमी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पॉली हाउस के अंदर, बाहर में भी ओपन फील्ड में भी ऐसी कुछ प्रजातियां, जैसे हम उदाहरण के तौर पर जैसे हम गाजर की बात करते हैं कि पूसा वृष्टि एक ऐसी वैरायटी है जो कि किसान अभी जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो उनका नवंबर तक हार्वेस्ट हो जाता है, जबकि आमतौर पर किसान अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई करता है। अगर अक्टूबर नवंबर में उसकी ये फसल आ जाती है तो किसान को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। पहले हमने यह पूसा से मंगाया था बीज, वे बीज भिंडी के सिवाय और कदुआ तोरई ये बिल्कुल भी नहीं हुए। दूसरी जगह से बीज लेके हुए हैगे, उनमें कैसे लक्षण है जो जिनसे पता चले ये खराब बीज है कि सही बीज है। आप जहाँ से भी बीज लेते हैं अगर वह प्रमाणित बीज है, आधारित बीज है तो बीज अच्छा होगा, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी रजिस्टर सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से होती है, उसको सर्टिफिकेशन करती है, ले सकते हैं। लेकिन जब भी बीज खरीदे बीज आपका पैक होना चाहिए। पैक पे आप उसके देखिए कि उसका डेट ऑफ पैकिंग क्या और एक्सपायरी क्या। मैक्सिमम जो बीज है वो लगभग 6 से 9 महीने तक एक बार पैकिंग के बाद वैलिड रहता है। अगर वह बीज किसी कारण से एक्सपायर मिल गया आपको, लगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन काफ़ी कम होगा, उत्पादकता भी कम होगा, उसमें ग्रोथ भी काफ़ी कम होगा। एक चीज़ और हमने आपको शुरू में बताया था कि जब बीज जहाँ से लेते हैं वहाँ से रसीद आप ज़रूर लें। अगर बाई चांस बीज आपका फेल हो गया तो आप उसको वहाँ पे कंपनसेशन के लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने बीज दिया है, बीज मेरा फेल हो गया, मेरा इतना नुकसान हुआ। तो जो भी बीज कंपनी होगा, चाहे सरकारी या प्राइवेट, आपको कंपनसेशन देने के लिए वह बाध्य है। किसान को आज आधुनिक खेती करनी है, परंपरागत खेती नहीं करनी है। आधुनिक खेती करने के लिए हमें मृदा परीक्षण करवाना, जल परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मौसम को देखते हुए, क्योंकि आजकल मौसम विभाग बहुत आधुनिक तरीके से बहुत आगे हो गया है कि आज यहाँ पे बारिश होगा, आज यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो मौसम जब भी आप प्लानिंग करते हैं, रुपाई का प्लानिंग करते हैं, कटाई का प्लानिंग करते हैं, तो भारत सरकार का जो मौसम विभाग है वो जो होता है और कृषि विज्ञान केंद्र उसका प्रिडिक्ट करते हैं। सभी लोग करते हैं कि उस मौसम को ध्यान में रखते हुए बीज की रुपाई करें या कटाई करें या खाद लगावें या पानी लगावें। आज हमने जाना बागवानी योजना के बारे में। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले चौपाल पर फिर नई योजनाओं के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।